अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। शाज़िया ज़ीशान आपके साथ इस प्रोग्राम में होती हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क हैं। इस वजह से फ़िलहाल इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी है उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब भी प्रोग्राम में। इनसे भी बातचीत बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये आपको बताते हैं कि आज हम किन इशूज़ पर बात करने जा रहे हैं। सदारती इंतखाब की गहमा गहमी आपको पता है इन दिनों उरूज पर है और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो एहतजाजन सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब इस एहतजाजन हिस्सा लेने का मतलब क्या है, इसके क्या असरात हैं, क्या अहमियत होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और सियासत के मैदान से बड़ी ही अहम खबर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान कुर्बतें बढ़ गईं और अब इत्तेहाद भी होने जा रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे कि ये क्या सूरत हाल है, मुखालिफिन किस तरह पल भर में दोस्त बन जाते हैं, हम भी कुछ गुर सीखेंगे। और साथ ही साथ नाजरीन एक अहम स्टोरी है रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब की कि सेनेट का और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इस दफ़ा धुआंधार होने जा रहा है। उसमें ऐसा क्या पकेगा कि धुआं उठेगा, इस पर भी बात करेंगे। रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब की ये स्टोरी होगी। पहले बात करते हैं सईद काजी साहब से, उनसे जान लेते हैं कि आज प्रोग्राम में वो हमारे लिए क्या लाएं और उसके बाद फिर जो हमारी मेन स्टोरीज हैं उन पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। काजी साहब, ओवर टू यू। एक तो समीना हमारे साथ कसूर से हमारे नुमाइंदा होंगे। कसूर में एक 1205 कनाल अराजी किसी एक ऑफिशियल ने मुबैना तौर पे अपने नाम करवा ली है। वो क्या तफसील है, क्या सिलसिला है, मिर्ज़ा असलम बेग होंगे हमारे साथ। और अगर ये मामला है तो क्या कोई लूट सेल लगी हुई है इस मुल्क में? हम जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा स्कैंडल निकल आता है, इसकी तफसीलात देखेंगे। फिर इसके साथ ही दूसरी खबर मैं करूँगा कि यहाँ पे एफर्ट्स हो रही हैं कि यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है, जो कि जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा बीज जो है वो लाया जाए, और कुछ मल्टीनेशनल लाना चाह रही हैं यहाँ पे। और ये तजुर्बा इंडिया में हो चुका है जहाँ पे हज़ारों किसानों ने खुदकुशियाँ कर ली थी। एक बहुत बड़ा स्कैम और स्कैंडल बना था। फिर क्या ये एनवायरमेंटल हैजर्ड भी है या नहीं, इस हवाले से मेरे पास रिपोर्ट है। जो एनवायरमेंट के स्पेशलिस्ट है वो क्या कहते हैं, ज़राअत के स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं। और फिर आखिर में मौका मिला तो मैं एक AP का सर्वे आया है अमरीका के बारे में। अमरीका में आजकल गुर्बत का बड़ा चर्चा है। चंद दिन पहले ओबामा साहब की भी एक आई थी स्पीच इस हवाले से। तो ये बड़े चशमकुशा इसमें फैक्ट्स आए हैं। जो आपने बीच वाली स्टोरी बताई कि बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, इस पर यकीनन हम बात करेंगे। डिफरेंट ही नहीं, बड़ी अहम भी है, बड़ी अहम भी है। और ये यकीनन हम देखेंगे कि इसमें कुछ नई बातें ऐसी आई हैं जो गुर्बत की क्या डायमेंशन अमेरिका बहादुर जैसे मुल्क में बढ़ रही है, उनके अपने क्या वजह। सही हो गया। चलिए रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब से भी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आज हमारे लिए स्टोरीज लेके आए क्लास्ट्रा साहब? दो स्टोरीज हैं ये शाजिया। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट सुबह के आज की जो खबर है अब तक जो सामने आ रही है कि जॉन कैरी ने, जो अमेरिकन ये वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने पाकिस्तान आने से माजरत कर लिया। मेरा ख्याल है बड़ी स्टोरी समझी जा रही है, क्योंकि उनका ये कहा जा रहा है दूसरी दफ़ा उनकी विजिट को पोस्टपोन किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है और जॉन कैरी क्यों आखिरी लम्हे पे आने से, पाकिस्तान आने से खौफजदा हो गए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक रीज़न है। वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या रीज़न दी गई है पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस को कि हम पाकिस्तान में नहीं आ रहे। और इसके साथ जो ये आम आदमी से या सहाफ़ियों से जुड़ी एक स्टोरी है कि आज यहाँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन का एक इजलास हो रहा है। उसमें एक बिल पेश हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2013। इसकी जो क्लाजेज मैंने पढ़ी हैं, ये कोई है, कोई 7-8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लाजेज है कि लगता है कि खबर रोकने का बिल आ रहा है, खबर देखने का बिल नहीं आ रहा। इंफॉर्मेशन रोकी कैसे जानी है ये बिल आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि इन्फॉर्मेशन देनी कैसे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं खबर के नाम पे और क्या चीज़ नहीं ले सकते, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कौन सी नहीं आके नहीं मिलेगी। ये सारे का सारा बिल जो है 7-8 पेजेस हैं। इसमें जो उन्होंने ये तरीका वारदात हमारी ब्यूरोक्रेसी ने निकाला है, तो वो शेयर करेंगे कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और जो मेरा ख्याल है आपको नहीं मिल सकती है। एज रिपोर्टर जो मैंने इसको सारा पढ़ा है, तो वो ज़रा डिटेल इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करेंगे। ठीक हो गया। रऊफ़ क्लास्ट्रा साहब, आप तो साथी हैं और यकीनन जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं उन पर हम बात करेंगे, तो आपकी भी राय लेंगे। लेकिन सईद काजी साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, PTI का बड़ा दिलचस्प सा बयान सामने आया कि एहतजाजन सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एहतजाजन बॉयकॉट करते तो देखा था, लेकिन ये एहतजाजन हिस्सा लेना, इसकी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर ये किसकी अहमियत क्या होगी? देखें, इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि पीपल्स पार्टी, बड़ी पार्टी के 200 वोट या इसके लगभग उसके वोट हैं, उन्होंने बायकॉट किया है। तो एतबार इलेक्शन को दे दिया है। मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी फेवर की है उन्होंने। और इवन इदारों को भी जिन्होंने ये सारा इंतजाम सराम कर रखा है इलेक्शन का, और ये साथ ही उन्होंने अपना एहतजाज भी रजिस्टर करवा दिया। मगर मुझे जो बात अजीब लगी वो ये कि उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन में इसलिए लड़ रहा हूँ कि वजूद्दीन साहब का ये कहना है। अब बात यह है कि वोट तो लोगों ने इमरान खान को दिए। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात ये भी कि वजूद्दीन साहब को ये कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट पहले
उन्होंने ये कहा कि नहीं लड़ना चाहिए, तो खान साहब ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। तो अब ये कि जब आइंदा को वाइटल फैसले होंगे तो क्या वो वजीउद्दीन साहब के कहने पे करेंगे, क्योंकि लीडर वो हैं। अब सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है वो उसको खुद हेड कर रहे हैं, तो ये तजब्जुब क्या है। तो इस हवाले से जो चहमगोइयाँ कल चलती रहीं वो ये था कि क्या कोई अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी है, क्या कोई फेवर ली है इन्होंने, या कोई एक खामोश आपस में कुछ इशारे हुए हैं, या फिर वही मुख्य जो खान साहब पहले तनकीद करते रहे हैं वो उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया। मुझे हमें इसकी हकीकत का नहीं पता, मगर लोगों के दिलों में शकूक जरूर पैदा होती हैं। और फिर ये कि ये बहुत बड़ी फेवर है पीएमएलएन को, क्योंकि अगर ये पार्टी भी बाइकआउट कर देती तो ममनून हुसैन साहब जो जिनके हवाले से उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सी बातें हो रही हैं, या एक कहा जा रहा है कि वो लॉयलिस्ट हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उनको लाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही उसका एतबार ना रहता। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी फेवर दी है उन्होंने, लेकिन जो वजह उन्होंने बताई है वो मुझे समझ नहीं आती कि क्या फिर वो कल जो, या तो फिर जो उनकी अपनी लीडरशिप जो इलेक्ट होकर नीचे से आए हैं, क्या उनकी कोई बॉडी थी, कोई डेमोक्रेटिकली वो डिसीजन करते। ये कहना बड़ा अजीब है। अगर डिसीजन उन्होंने कर लिया था तो फिर या तो ओन करते, वजीउद्दीन साहब के नाम ना लगाते और कहते, और फिर उसकी इम्प्लीकेशन देखते। तो मेरे ख्याल में चलिए रोक क्लासेस साहब, आपको भी यही लगता है कि पीटीआई अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसने एक उसको एतबार फ्राहम कर दिया है इलेक्शन को, एक उसका एक क्रेडिबिलिटी बना दी है? ये समीना, ये जो आपने टर्म इस्तेमाल की है कि एहतजाजन हिस्सा ले रहे हैं, मुझे उससे याद आ गया कि अमीन फ़हीम साहब के उनकी ये मिसेज के पैसे निकले थे अकाउंट में से, अगर आपको याद हो 4 करोड़ रुपए निकले थे, स्कैंडल था NICL का। जी जी। तो जब उनका नाम सामने आया तो उन्होंने 4 करोड़ रुपए ये वापस किया, साथ में एक नोट ऐड किया कि ये मैं एहतजाजन वापस कर रहा हूँ, बनते नहीं है मैं दे रहा हूँ। इस पर बड़ा यह मजाक बना था। आप तो बात कह रहे हैं कि इलेक्शन में एहतजाजन लड़ रहे हैं, यहाँ पे तो लोगों के ये अकाउंट्स में से पैसे निकल आते हैं 4 करोड़ रुपए और वापस करते हैं ये कह के कि मैं एहतजाजन वापस कर रहा हूँ। सो ये टर्म एक नई है, एक नया तरीका है। जैसे आपने भी कहा कि आप जा भी रहे हैं, पैसे वापस भी कर रहे हैं और फिर एहतजाज भी कर रहे हैं साथ में, ऐसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी आप ये जा रहे हैं, एहतजाजन जा रहे हैं। तो ये वाकई इस पे मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ज़रा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, इनका क्या इससे मुराद है। ये ठीक है कि ये पार्लिमानी ये सिस्टम इस तरह की टर्म्स आप यूज़ भी करते हैं कि एंगर भी दिखाते हैं, वो कैरेट एंड स्टिक वाली बात है कि हम गुस्से में भी हैं लेकिन आए आपके साथ हम बैठ के मैच भी खेलते हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब 5 साल बाद कहते रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से और नवाज लीग के कि ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल अब इन पे इमरान खान साहब पे भी ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जब मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पूरे इस प्रोसेस से आउट हो गई हैं और उसकी रीजनिंग दी है उनको, हो सकता है इलेक्शन इलेक्शन हारना ना हारना या जीतना एक और मेरा ख्याल इररेलेवेंट हो गया था जब उन्होंने रीजनिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, और कैसे उन्होंने टारगेट किया है हुक्मरान जमात को, कैसे अपनी मर्जी की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। वो रीजनिंग ज़्यादा पावरफुल है। बात इसकी नहीं है कि ये प्रोसेस इसका क्या बनेगा नहीं बनेगा, कौन जीतेगा। ज़हन में आ रही है क्लासेस साहब कि जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन शायद हो रहे हैं या उन पर तनकीद की जा रही है कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन बन रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब साथ ही उन्होंने APC का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है या ऐलान भी कर दिया है। तो क्या ये तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश है या फिर वो वाकई समझ रहे हैं कि नहीं वो एक अलग मामला है, उसको अलग से देखा जाएगा? ये तो हर सियासतदान या कोई भी पार्टी केस टू केस बेसिस पे जाएगी। ये नहीं कह सकते कि एक ही उनकी लाइन होगी जो पूरे 5 साल फॉलो की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ APC में जाना ज़्यादा ज़रूरी था, वो ज़्यादा बड़ा एक मेगा इशू है। पर्टिकुलरली जब ये हुक्मरान जमात जो है नवाज शरीफ साहब हैं, ये पिछले 2 हफ्ते से इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब वापस आएंगे लंदन से, उसके बाद ही हम APC का इजलास बुलाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने नहीं आना था, शिरकत नहीं करनी थी, तो मेरा ख्याल इसको पहले फैसला करके कन्वे करते हुकूमत को, ताकि अगर उन्हें APC बुलानी है या नहीं बुलानी हाँ तो उस पर कोई फैसला किया जाता है। एक तो डिलेड एक्शन है और जिसकी यकीनन मेरा ख्याल है उसकी इम्प्लीकेशन होंगी। अब उनका जो फैसला है कि हमने इसमें आगे शिरकत करनी है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये एक सोलो फ्लाइट है खान साहब की, जो उनका तजर्बा है, हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है इससे आइसोलेशन में ये चले जाएंगे कि पीपल्स पार्टी या दूसरी मेजर पोलिटिकल पार्टीज उनके अलावा तो एज सच कोई अपोजिशन में से बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा जो इलेक्शन लड़ रहा है। MQ में आ गई, जिस पर भी हम बात भी करें, MQ में आ गई, मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह आ गए। ये उस तरह की बड़ी पार्टीज नहीं है जिस तरह की पीपल्स पार्टी खड़ी थी या उसके साथ दूसरी जमातें खड़ी है, ANP उसके साथ खड़ी है और कुछ साहब कि क्या वो आइसोलेशन में तो नहीं चली जाएगी PTI अगर वो अलग से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करती है। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम सईद काजी साहब की राय भी जानेंगे और मजीद भी जो अहम हमारी स्टोरीज हैं उन पर भी बात करेंगे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी वापस
वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी कि पीटीआई अब सदारती इलेक्शन में तो हिस्सा ले रही है लेकिन एपीसी का बॉयकॉट कर रही है। रऊफ क्लास्टर साहब की राय आपने जानी, सईद काजी साहब से भी यही बात पूछेंगे। काजी साहब, ये दो ऐसे लग रहा है कि मुख्तलिफ सिमतों में जारी है। एक जानिब तो आप हिस्सा ले रहे हैं सदारती इलेक्शन में जहाँ कि आपको पता भी है कि आपका जो उम्मीदवार है वो कामयाब शायद नहीं हो पाएगा। दूसरी जानिब एपीसी जिसको रोका गया था खान साहब की वापसी के लिए, और उसमें आप कह रहे हैं कि हम शिरकत नहीं कर रहे। एपीसी के हवाले से तो ये उनकी शिरकत ना करने का मतलब एक है कि वो इसकी फ्यूटिलिटी को वो समझते हैं इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। ये एक मतलब इकट्ठे होते हैं, आते उसके बाद जो है कोई ऐसी मीनिंगफुल चेंज नहीं आती एपीसी। और ये हम देख भी रहे हैं, बहुत सी एपीसीज हुई से पहले एपीसी, इवन पार्लियामेंट के सेशन हुए, बड़ी बड़ी करारदादें पास की गई इसमें, जी ये ड्रोन का ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर हमने देखा कोई नतीजा उसका नहीं निकला। तो इस तरह लगता है कि जिस तरह जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, बहुत सी चीज़ें इनके या इख्तियार में नहीं है या इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये करें, या फिर इस तरफ इनकी ध्यान नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई कंफ्यूजन है? तो ये मैं समझता हूँ कंफ्यूजन ये है कि भाई क्या स्टेट फिर बहुत डीप है आपकी स्टेट। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे मामला जो ये कहा जाता है कि ये जो आपकी टेररिज्म का मसला है या जो आपका फॉरेन आपके रिलेशंस का मसला है, इसमें फिर ये नहीं कुछ कर सकते, ये एक इशू है। और फिर टेररिज्म के इशू पे भी अब एक बात जरूर हुई है मेरे समझते मुस्लिम लीग नून की, अगर आप देखें तो कुछ वैसे तो ड्रोन का हमला आजकल में भी हुआ, 7 लोग जिसमें मारे गए, ये अफ्तार के वक्त हुआ था, कुछ गैर मुल्कियों के मरने की बात भी की जा रही है। और साथ ये भी क्लेम किया गया कि कुछ कम कर दिए, मेहरबानी फरमाई ओबामा साहब ने हमारे ऊपर, मुस्लिम लीग नून की जो नई हुकूमत आई है या पाकिस्तानियों पर, कि उन्होंने हमले कम कर दिए। लेकिन बात यह कि टेररिज्म का जो इशू है, फिर खास तौर पे कराची का जो इशू है मिसाल के तौर पे, अब कराची को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक उसमें स्टेक होल्डर जो मुस्लिम लीग नून के साथ आप MQM भी आके साथ बैठ, अभी इसी तरफ ही हम आने वाले थे कि कराची को कैसे आप हैंडल करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का हल क्या मुस्लिम लीग नून को ये नजर आया कि MQM से जा मिले? अगर MQM के पास है का साहब तो फिर पहले क्यों 5 साल में नहीं निकल आया? पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में उन्हें वोटों की जरूरत भी थी कुछ ऐसे। और फिर इसमें यह कहा जा रहा है कि जो जल्दबाजी की गई वो इसलिए थी कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मूव किया उन्होंने कि भाई ये जो छोटी पार्टीज हैं अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते या कुछ ऐसा, फजल रहमान से भी इसलिए जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की जो छोटी, तो ये, और फिर मुस्लिम जो जमात इस्लामी है उसके भी क्लियर स्टैंस नजर नहीं आ रहा था। तो उस एक बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए ताकि उनके जो ममनून हुसैन जो उनके कैंडिडेट हैं वो जाहिर है वो जिताना चाहते हैं उन्हें, तो ये इसलिए एक किया गया था। लेकिन बात ये कि मैदान तो साफ था, अगर नहीं भी MQM वोट देती है तो आपको नहीं लगता है कि ममनून हुसैन साहब जीत जाते? अक्सरियत तो पूरी थी। ये था, लेकिन उसमें सारा उन्होंने इकट्ठा किया ना। इसी दौरान फजल रहमान साहब भी उनसे मिले, अखलाकी तौर पर सपोर्ट लेना चाह रहे थे नून लीग वाले। नहीं, मैं इस पे तो उनकी बहुत तनकीद आई है। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, लाइव कॉलर आए, झगड़ा साहब वहां बैठे हुए थे, तो वो बहुत ही डाई हार्ड सपोर्टर थे जो कॉल कर रहे थे, और वो मुस्लिम लीग नून के थे। और उन्होंने कहा जी हम तो किसी को मुंह बकौल उनके, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जबकि झगड़ा साहब का ये कहना था कि नहीं जी थोड़ा सा होना चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए। यही होता है जो क्लासर साहब भी बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम, याद होगा उन्हें, कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो और स्टैंसेस होते हैं आपके, और आपकी जो है वो मसले इमोशनल पर्सपेक्टिव होते हैं। जब आप आते हैं हुकूमत में आते हैं तो फिर जो ग्राउंड तो फिर आप बहुत सी चीजों को छेड़ते नहीं है। देखिए ना, अब यहाँ मसला ये है कि बहुत सी चीजों को अगर छेड़ा ना गया तो डिलीवर करना लोगों के लिए। लेकिन हम अभी छेड़ेंगे बहुत सारी चीजों को। जरा क्लासर साहब की जाने में आऊंगी। क्लासर साहब, आपका कल मैंने कॉलम भी पढ़ा था इसी टॉपिक पे, आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था कि कैसे नून लीग जो थी वो खिलाफ थी इस सारे मामले पर MQM के। अब अचानक से हुकूमत में आते ही अभी कुछ महीने हुए और फौरन से MQM की ज़रूरत पेश आ गई। आपको क्या लगता है सियासी तौर पर इसका फ़ायदा नून लीग को होगा? ये सियासी तौर पर जो फ़ायदा होगा वो तो काजी साहब ने बता दिया। आप एक कॉलर की आप उससे ले रहे, मैं भी मार्केट गया, कुछ 2-4 चीज़ें मैंने लेनी थी, तो वहाँ पे बाकायदा लोग कुछ पहचान लेते हैं बाज़ दफ़ा, तो उन्होंने उल्टा अच्छी खासी उन्होंने धुलाई कर डाली कि ये क्या हो रहा है। जो उन्हीं के थे, ये ताजर क्लास थे, कुछ सामान लेना था मैंने, वो भी इस चीज़ से खुश नज़र नहीं आ रहे थे कि आपने पिछले 8-10 सालों में एक लाइन रखी। आपको याद होगा ये नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ा यहाँ पे नारा मारते थे, जो हमने कौमी असम्बली में सुना और लंदन में कई दफ़ा वहाँ पे पूरा 1 साल हमने रिपोर्टिंग की, वहाँ पे सुना। वो कहते थे हमने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी थी इसी MQM के साथ स्टैंड लेने के लिए। जब आपको याद होगा हकीम सईद का कत्ल हुआ था तो इल्ज़ामात लगते थे कि शायद कि कोई इसमें पार्टी इन्वॉल्व है, उनके थे, तो इन्होंने बाकायदा वहाँ पे जो इनके ये चीफ मिनिस्टर थे उनको डिसमिस करके एक गवर्नर रूल लगा दिया था जिस पे बड़ा क्रेडिट लेते थे। और हमेशा ये कौमी असम्बली में हैदराबाद रिजवी साहब हो गए, चौधरी निसार अली खान साहब हो गए, आबिद शेर अली साहब हो गए, इन सब की
की हमने बहुत सारी धुआंधार बल्कि बहुत बिटर से आगे जाकर पर्सनल किस्म के हमने अटैक्स एक दूसरे पे देखे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे सामने हैं। इस मुल्क में हुआ ये है, सियासतदान नहीं बदला, जो मुझे ये फील हो रहा है, ये उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है। ये आप, मैं, आवाम, लोग बदल गए हैं, जो इन्हें समझ नहीं आ रही हमारे पॉलिटिशियन को कि ये कैसे बदल गए हैं पिछले 7-8 सालों में। वो तो कहते हैं ये मदारीपन दिखा के पिछले 20-30 सालों से हमने ये काम दिखाया है, हमने इसी तरह का काम करते हैं कि कभी जब पावर से बह रहे हैं कुछ और बयान दो, पावर में आके एकदम आप एक नया ढोल पीटना शुरू कर दो। उनका तो बिजनेस है, कारोबार है। अब लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे। ये अगर कोई फॉल्ट है कहीं पे, ये तनकीद आ रही है, ये नवाज लीग या पीपल्स पार्टी या दूसरे पार्टीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम ये करते रहे। मैं आपको 2-4 मिसालें भी दूंगा। वो वही बात हो गई क्लासेस साहब कि सियासत का सिर्फ एक ही उसूल है कि इसका कोई उसूल नहीं। इसका असूल एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक हमने नई टर्म्स इसमें यूज कर ली हैं। बेअखलाकी अब आ गई है, हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यूज ले आके लेते हैं। इसको कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। एग्जैक्टली वसीअत कौमी मफाद के असल में हुआ यह है, जो मीडिया से भी बहुत सारे लैप्सेज हुए हैं, हमारी सोसाइटी ने भी कहीं पे आके ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ की हैं कि जब वहाँ से वापस आई थी हमारी एग्जाइल लीडरशिप आई थी, जब तक जनाब मुशर्रफ का रूल रहा है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखें, अब नवाज शरीफ साहब को देखें, इनके बयानात उठा के देखें। किसी दिन मेरा जी चाहता है हम इस पर पूरा शो करें, इनके बयानात ज़रा दिखाएं कि उस वक्त जब एग्जाइल में थे तो मियाँ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्टी ये क्या कुछ कहते थे। एक हम स्क्रीन चला सकते हैं पूरे की पूरी, आज ये क्या कह रहे हैं। हम मान लेते हैं कि उस वक्त हालात आपके डिफरेंट होंगे, लेकिन आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो लाइफ में होते हैं, आपके कन्विक्शन होते हैं जिन पे आप खड़े रहते हैं। और फॉर एग्जांपल जब ये नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, ये कहते थे जिसने जनाब मुशर्रफ से हाथ मिलाया है हम उसको भी पार्टी में नहीं लेंगे। वापस आते हुए ज़ाहिद हमेद साहब को सबसे पहले टिकट दिया, जो उस दिन लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने आके NRO बनाया और जिन्होंने आके जनाब मुशर्रफ को लीगल वैलिडिटी लेके दी। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे 10 सितंबर 2007 को, और जो हशर किया गया वो एक लंबी कहानी, मैं वहां पे मौजूद था। तो ये चीजें जो हुई हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा है। उन्होंने आके PMLQ को तोड़ के अपने साथ मिलाया, उन्होंने आके आजाद अरकान को वो किया, हमने कहा चले जी ठीक है। वो फिर वापस है, उन्होंने तमाम के तमाम जो उसके थे PMLQ के लोग थे वापस लिए, जनरल मुशर्रफ के वजीरों को अपनी कैबिनेट में बिठाया। जब हमारी सोसाइटी, जब हमारा वोटर, हमारा मीडिया इन चीजों को इन द नेम ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट, जो बात आपने की है, उनको अगर ये कंडोन करेगा, वैलिडिटी देगा, वो तो फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर हमने जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट अपनी कैबिनेट में बिठा लिए तो भी ये बिजनेस एज यूजुअल है। MQM को भी लेके आते हैं भाई। MQM के साथ अलायंस करना कोई बुरी बात नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, फोर्स है, उनका वोट बैंक है, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक वो पावर है। एक बात ऐड कर दूं साहब, ये जो 89 से लेके अब तक पॉलिटिक्स हुई है ना, ये बिल्कुल लिमिटेड कंपनीज के तौर पे पार्टियां चलाई हमने। और फिर इसमें एक बुनियादी तब्दीली आई थी, वो ये कि हमने नजरिए को खैराबाद कह दिया। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था 86 में आके कि आइडियोलॉजी हैज टेकन दी बैक सीट, तो ये फिर जोड़ तोड़ हो गया। मगर आज अब जहां खड़े हैं, अगर आप दुनिया में वाकयात पे आज देखें, जिस तरीके से आज ट्यूनिस में स्ट्राइक है, अवाम नजरिया मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं पूरे दुनिया और ग्लोब में। और जो लीडरशिप है उसको आपने जिस तरह बिल्कुल चंद लम्हे पहले कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको बात समझ में नहीं आ रही। इनको बात समझ में नहीं आ रही कि नीचे लोग तंग आमद और बजंग आमद हो चुके हैं। और अब जो है वो ये सियासत इतनी मैशत में इतनी जान नहीं रही। जो आज का न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है वो इतने कदरे फाजल बाहर नहीं निकाल रहा कि ये आपके लल्ले तलल्ले भी चलते रहे नीचे से रोजगार। अब चाइना में 7% पे ग्रोथ आ गई है, इंडिया में 5.5% पे आ गई है। तो ये जो तब्दीली मैशत की आ रही है, ये सियासत पे असरअंदाज होगी। और लोग जो भटक रहे हैं इस ग्लोब पे किसी लीडरशिप की तलाश में, जिस तरह हमारे यहाँ इमरान खान के पीछे गए थे, इसी तरीके से आप देखेंगे। मुझे लगता यह है कि उस नजरियाती सियासत का जमाना अब ग्लोब पे वापस आ रहा है। और ये जो कारोबार समझ के हम और दुकानदारी समझ के करते थे, मुझे लगता है ये ज्यादा देर अब नहीं चलेगी। में ख्याल ये आ रहा है कि लोगों को शायद नजरिया चाहिए, लेकिन हमारे सियासतदान नजरिया जरूरत के पीछे पड़ गए हैं कि उन्हें अपनी जरूरत सिर्फ याद आ रही है। लेकिन क्लासेस साहब मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर नून लीग को क्या जरूरत पेश आई थी कि वो MQM से इत्तेहाद कर ले, क्या सदारती इलेक्शन के लिए? और अगर ऐसा है तो क्या उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे? ये शाजिया बड़ा ये अच्छा सवाल है जो डिबेट भी किया जा रहा है। और आपने जो नजरिया जरूरत की बात की है, मेरा ख्याल जब पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट का यहाँ पे ऐलान किया तो समीना पाशा प्रोग्राम कर रही हैं क्लासरा साहब। आप फिर ओह सॉरी आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। वो हमारा पूरा वो बन चुका है, आई एम सॉरी। तो वो उसका
उसका जो इनको यह समझ है, पीपल्स पार्टी ने जब वॉकआउट किया इसमें से, तो उसके बाद उनके लिए ये मेरा ख्याल खतरात पैदा हो गए कि ये एएनपी ने भी ये कह दिया कि हम नहीं आ रहे, कुछ और पार्टीज ने भी कह दिया। उन्हें ये लगा कि अगर ये एमक्यूएम कहती है तो पूरा प्रोसेस जो है ये शायद डिरेल भी हो सकता है और कंप्रोमाइज भी हो सकता है, इस पर खासे सीरियस सवालात भी उठेंगे और ये मुतनाज़ा भी हो सकता है। ये वो नज़रिया ज़रूरत था जिसकी बात आप कह रही हैं कि जिसके तहत ये मजबूर हुआ है कि ये बैठ के मियाँ साहब जो बड़े दावे करते थे और जो लोग गए हैं वहाँ पे, परवेज़ रशीद साहब की हमने बड़ी लंबी लंबी तकरीरें सुनी हुई हैं, बड़े लंबे लंबे जवाब सुने हुए हैं जब वो आके बरसते थे लंदन में इन पे पीपल्स पार्टी पे गए, ये देखें जी कातलों के साथ मिल गए, ये देखें जी कि वो एमक्यूएम वालों को नहीं है ये ख्याल आया, वो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, इनको 96 का ऑपरेशन भूल गए। ऐसी ऐसी हमने रामलीला सुनी है, कहानियां सुनी है। और जिस दिन ये लंदन की एपीसी हो रही थी 7 जुलाई 2007 की, हम अपनी और इन्होंने या पीपल्स पार्टी पे तनकीद हुई थी कि आप क्यों उनके साथ अलायंस करने जा रहे हैं। अलायंस की बात तो नहीं हो रही थी उस वक्त मेल जोल की बात हो रही थी। इन्होंने बाकायदा डलवाया था उसमें। और कल मैं उनका देख रहा था, इरफान सदीकी साहब ने भी ये बात लिखी जो कल मैंने अपने कालम में लिखी। उन्होंने कहा कि हजूर आपको फिर ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इतना आपने एक्सट्रीम स्टैंड ले लिया था कि एमक्यूएम के साथ पाकिस्तान में जो पार्टी भी बातचीत करेगी वो बिल्कुल वो हो जाएगी, मतलब उस पर गुस्ताखी लग जाएगी, बहुत बड़ी हद लग जाएगी। ये उस वक्त भी मना किया गया था। तो लेकिन बात वही है जो काजी साहब आप और मैं एक ये नुक्ते पे आ रहे हैं, हमारे लोगों में एक नजरिया आता जा रहा है, लोग हमारे आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। इमरान खान का वोट बैंक क्या है? एक आइडियोलॉजी है। ऐसे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था जो नवाज लीग का था। ये आप अगर उससे डिपार्चर करना चाहे, हमारे पॉलिटिशियन को नजरिया नहीं सूट करता, इनको प्रिंसिपल सूट नहीं करते, इनको कन्विक्शन इनको नहीं सूट करते, इसलिए ये चाहते हैं कि हम जब चाहें हम किसी से मिल जाएं, जब चाहें किसी को दुश्मन बना लें। आप जरूर ये पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन वही बात है ना काज़म साहब, आवाम को समझ आने लगी है, आवाम बादशाह हो रहे हैं, उन्हें समझ आने लगी है। लेकिन काज़म मैं आपसे ये हमारी लीडरशिप बाशऊर नहीं हो रही। क्यों कि लोगों ने जितने भी यहाँ पे उन्होंने यू टर्न लिए, नवाज शरीफ साहब ने 2007 में पाकिस्तान वापस आने के बाद, कभी उसकी लिस्ट तो बनाए। मतलब किसी मैं अपने उनसे रिसर्चर से कहता हूँ कि मुझे पूरी वो बना के दें कि, और मैं खुद भी उस काम पे लगता हूँ कि ये इन्होंने ये 2007 से पहले के क्या बयान आते हैं और 2008 से क्या काम शुरू हो रहा है। और तीसरी बात ये हुई कि नवाज शरीफ कैंप को बनेगा टॉपिक नहीं बनाते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, कॉलर हमारे साथ हैं जी इकबाल साहब लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल साहब कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा नाम इकबाल अहमद है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। आप यूबीआई पेंशनर्स के बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले भी आपने बात की थी जी। तो मैंने एक खत भी आपको प्रासरा साहब लिखा था कि ये सारे पाकिस्तान के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई गई है, सवाए ये बूढ़े सनती कारकुनों की पेंशन नहीं बढ़ाई गई। हमारी पेंशन जो है वो जनवरी 2012 में बढ़ाई गई थी, उसके बाद नहीं बढ़ाई गई। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम गरीब लोग नहीं है? हमारा इस महंगाई में गुजारा होना मुश्किल है? आपकी मेहरबानी है। ठीक है इकबाल साहब, आपका जो मौकिफ था वो सामने आ गया है, शुक्रिया आपका। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन हमें फौरी तौर पे एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद आते हैं तो इस बारे में भी बात करेंगे और जो दीगर स्टोरीज हैं उनको भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि वर्कर्स की जो पेंशन्स हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ, जैसा कि हुकूमती ऐलान भी हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं। साहब ये कोई डिस्टिंग्विश किया गया है कि कुछ लोगों की पेंशन्स में इजाफा हुआ है, कुछ की नहीं? हाँ, ये जो कह रहे हैं वर्कर जो हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं वो उनके बारे में उन्होंने बात की है, लेकिन बात असल में ये है कि इतनी ब्रेक नेक इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई हो रही है आपको हर रोज़ फील होती है। आप किसी दिन भी जाएं बाजार में और देखें तो यकीन करें, मतलब है कि जो इवन अच्छे लोग खाते पीते हैं उनको भी अब इसकी जो एक ना हीट आनी शुरू हो गई है। तो आम आदमी को तो जितना भी आपके, मेरे ख्याल में उनका बड़ा वैलिड इशू है, किसी दिन हम उस पर एक्सक्लूसिवली ठीक है। और अरबाब इख्तियार तक यकीनन उनकी आवाज़ में पहुंच गई, हो सकता है वो खुद ही इस पर कोई तवज्जो फरमा लें। चलिए आपकी स्टोरी की बात करते हैं। आपने एक अराजी स्कैंडल का जिक्र ये हमारे नुमाइंदा है मोहम्मद, मैं करेक्ट कर दूं, मोहम्मद असलम खान जो है कसूर से हमारे नुमाइंदा, उन्होंने रात ही मेरी बात हो रही थी। अच्छा, वो हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है। काजी साहब आपने बड़ी मेहरबानी की करेक्शन कर दी। लास्ट टाइम भी आपने जब भी 2 दफा लिया ना कि मिर्जा असलम बेग साहब लाइन पे हैं, तो मेरा तो हमेशा त्राह निकल जाता है। वो बलवाल से हमारे नुमाइंदा है की स्टोरी पे मैंने कहा जी सर वो मेरे ख्याल में कसूर से नहीं है, भलवाल से हैं, गालबन किसी और जगह से। हाँ भलवाल से हैं। तो 2-3 दफा आप हमारा त्राह निकाल चुके। मैं हो सकता है हमारे डिफेंस एनालिस्ट जो हैं
आजकल शायद इसे भलवाल के इशू पे भी बात करना चाह रहे होंगे। मेरा तो त्राह निकाला है आपने 2-3 दफा। नहीं, मिर्जा साहब ने एक सवाल चलें, करना आप चाहा। इतने लोगों का त्राह निकालते रहते हैं क्लास साहब, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो वो हम नाम है गालिबन। तो ये अगर हमारे साथ वो मेरे ख्याल में अभी लाइन पे होंगे या हैं असलम खान साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ। हजूर, ये क्या आपने धमाका खेज स्टोरी हमें सुना दी है, जरा बताएं हमारे नाजरीन को भी। खाई साहब, ये कसूर में DOR है आमर हकीक। इस कसूर के एक नवाई गांव है डद्दे के, यहाँ पर 1205 किनाल एक राजी है, बड़ी कीमती राजी है। इन्होंने 15/4/2013 को अपने ससुर है मुनव्वर हुसैन मंज शेखपुरा के रहशी है, उनके गन में है मोहम्मद असलम, उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी। जबकि इस रजिस्ट्री में जो गवाह है वो DRO जो है आमर हकीक, उनके बरादर है सुलेमान मुनव्वर, वो गवाह बना दिए। हालांकि ये रकबा इससे केवल कराची के रिहायशी ब्रिगेडियर मोहम्मद रफीक को भी नई रजिस्ट्री करवा चुका, जिसका एड्रेस है मंगो पीर कराची, रजिस्ट्री हो चुकी है। यहाँ पर DOR आमर हकीक ने मुतलका जो पटवारी अब्दुल जलील और कानू वो आमर कादरी से साजबाज होकर उनको 5 लाख रुपए रिश्वत की और उनको उनकी मनपसंद जगह पर उनको दोनों को तैनाती भी कर दी। और लाहौर के रिहायशी के मोहम्मद सलीम जो बिस्तर मरग पर हैं, उसको मालक बनाकर 3,75,00,000 रुपए की रजिस्ट्री करवाई और उनको सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए, जो कि उनके खानदान के राय से मालूम हुआ है। इस सिलसिले में तहसीलदार वसीम अहमद पर दबाव डालकर इससे इंतजार करवाया गया। जब इस सिलसिले में मलदराम के लिए कहा गया तो इसने गैर कानूनी काम में मजीद सीख होने से इनकार कर दिया। ये जमीन, ये बताइए जरा क्लैरिटी हो जाए थोड़ी, ये जमीन सरकार की थी और ये जमीन सरकारी है और यहाँ पर जो बैठे हुए DR जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठे हुए, बॉर्डर कमेटी बैठे हुए, तमाम जो ये अफसरान है ये मिली भगत करके ये ऐसी रकबों को जो है ना बोगस अलॉटमेंट करके जो है ना रजिस्ट्रियां करवा देते हैं। इससे कबर मैं बता चलूं कि यहाँ पर यही रकबा जो है ना मेजर खालिद सदीक को अलॉट हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, मोहम्मद शफीक को हो चुकी है, अब्दुल रशीद को हो चुकी है, मोहम्मद एजाज को हो चुकी है। ये जो मुख्तलिफ जो ग्रुप है जो कब्जा ग्रुप, ये इस तरीके हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बंदे बैठे हुए हैं, बॉर्डर कमेटी में बैठे हैं, उनसे साजबाज होकर ये रजिस्ट्री खुद साख्ता मालक बनते हैं और रजिस्ट्रियां करवा लेते हैं। जी गाजी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बात सामने खुल के आ गई। क्लास साहब, ये जो एक तस्सुर यहाँ बन गया है कि यहाँ जो मर्जी कर लो, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं हमें। तो ये अब मेरे ख्याल में सरकार अगर इसको हम फॉलो अप भी करेंगे और देखेंगे इस पे क्या होता है, जरा कमेंट ले लें क्लास साहब से। ये याद आया क्या है 5-5 6 रजिस्ट्रीज हो चुकी है। मुझे याद आया 2010 में मैंने ये स्कैंडल किया था KP के ये हुकूमत का। उस वक्त जो वजीर आला साहब थे, उनके वालिद साहब के एक मुलाजिम के नाम पे 5 अरब रुपए का एक सरकारी वो था, ये रिसर्च स्टेशन था एग्रीकल्चर का, जिसपे ऑलिव ऑयल आपके लगे हुए थे, तेल के वो ऑलिव ऑयल के लिए जो वहाँ पे थे पौधे, रिसर्च का सिस्टम, उसमें पूरी फैसिलिटीज़, उसमें आपको स्प्रिंकल सिस्टम, बला बला दुनिया जहाँ की रिसर्च वहाँ पे की जाती थी। तो वज़ीर आला साहब ने अपने वाले साहब के मुलाजिम के नाम पे वो लीज ट्रांसफ़र कर दी थी, एक सरकारी उसकी ये रिसर्च स्टेशन की टोटल कॉस्ट 5 अरब रुपए बनती थी वहाँ पे। सो ये काम तो यहाँ खुल के होता है। उन्होंने कहा जी जाएँ जो करने कर ले। वाले साहब के मुलाजिम थे, ये जैसे इन्होंने नहीं बताया कि गनमैन के नाम पे उन्होंने, वो जो असलम खान साहब बता रहे थे कि गनमैन के नाम पे ट्रांसफर करा ली थी, तो हमने ये फ्रंट मैन तो सुने थे, गनमैन नए निकल आए हैं कि गनमैन के नाम पे भी ट्रांसफर करवा लो, तो उसके जरिए बाद में हम देख लेंगे। सो ये कल्चर हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों पर ये चीजें लगती है, सियासतदान भी शामिल है, जैसे अब इसमें इसके पीछे कोई निकल आएगा, काई साहब हाथ निकल आएगा। अगर उसने ये किया है कुछ ना कुछ लोकल ये मकामी लेवल पे निकल आएंगे, अगर नहीं भी निकलेंगे तो अब उन्हें ये पता चल गया कि DRO ने इतना बड़ा हाथ मार लिया है, तो कुछ ना कुछ अपनी चूंच गीली कराने के लिए 2-4 बंदे पहुंच गए, हजूर इतना बड़ा डाका मार लिया और हमें खबर तक ना हुई, ये क्या आपने हमारे साथ हाथ किया है। सो अभी हिस्सा मांगने के लिए पहुंच जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता लोकल लेवल पे, जब तक बड़े बिग पॉलिटिशियन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन ना हो, कोलैबोरेशन ना हो, तो आपकी चूंच गीली हो सके, एक चीज। और दूसरी चीज ये है जी, दूसरी चीज़ ये काई साहब के इस पे हमने किसी वक्त मेरे ख्याल इग्नोर कर रहे हैं। जो भी ये इनका जो आया है एक नया बल्दियाती एक नया फसाड इन्होंने जो दिया है, उस पर किसी वक्त बात करेंगे। कितनी ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने पावर्स दे दिए डिस्ट्रिक्ट में नए बल्दियाती ये सिस्टम के तहत। हम DRO को रो रहे हैं, अभी डिप्टी कमिश्नर्स के यहाँ पे स्कैंडल आएंगे, कमिश्नर्स के आएंगे और पता नहीं क्या कुछ आएगा कि आपने बल्दियाती इदारों को जिस तरह बिल्डोज किया गया नए ऑर्डिनेंस में या नए लॉ में, अभी पार्लियामेंट के सामने आने वाला है, उस पर भी मेरा ख्याल है किसी वक्त में बात करने की जरूरत है कि जब ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर्स देंगे, अवामी नुमाइंदों को कम देंगे, तो इस तरह के स्कैंडल भी आएंगे और चीजें भी सामने आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है जी, उमर साहब हैं कनाडा से, उनसे बात करते हैं। जी उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। एक छोटा सा सवाल है, ये जो डॉक्टर इमरान फारूक साहब के कत्ल के केस के अंदर हम सुन रहे थे कि 2 हजरात पाकिस्तान में हैं,
और जिनको ब्रिटिश अथॉरिटीज की तरफ भेजना है, और उसके अंदर हमने देखा था कि अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये जो अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी का इलाक हो गया है इसके साथ, एमक्यूएम के साथ, उसके ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं? ठीक है जी, उमर साहब शुक्रिया आपका, और इस पर हम बात कर लेते हैं। का साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि कोई उसका फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अभी हमें ये तफसील नहीं आई कि किस हद तक उन्होंने अप्रोच किया है, मगर जाहिर है अब अगर वो कोलिशन पार्टनर हैं तो फिर जो है इस तरीके से तो एक्टिविटी नहीं हो सकेगी जो उनके जिस खदशे का ये उमर साहब कनाडा से इजहार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्लासेस साहब आपकी जानिब आऊँगी। आपकी आज एक स्टोरी भी है कि कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हैं बड़े धुआंधार होने जा रहे हैं, ज़रा उस बारे में बताइए ना, क्या अंदर होने जा रहा है? आज क्योंकि कल यहाँ सदारती इंतखाब होने 30 जुलाई को, तो आज सेनेट और कौमी असम्बली के फॉर्मर यहाँ पे इजलास बुला लिए गए हैं। तो शाम को जो इजलास होने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके का एतजाज़ अहसन और रज़ा रब्बानी साहब और दीगर ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सदारती इलेक्शन का बैकआउट करने के लिए, तो उसके बैकग्राउंड में आज बड़ी इंतहाई धुआंधार किस्म की तकरीरें और मेरा ख्याल है वॉकआउट, उसके बाद एक दूसरे पे एलिगेशन, और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि एक तो उनका जो ये कोर्ट के फैसले के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अब अगर कोई रही सही कसर थी, कोई बारूद या उनको एक्सप्लोसिव ये मटेरियल मिलने में, वो एमक्यूएम की और जी अगर कसर रह गई थी तो वो आज जो एमक्यूएम और इनकी है, क्योंकि 5 सालों तक हमारे दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब और दीगर ने इतना रगड़ा दिया है ये पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के मसले पर। जो बात उमर साहब कह रहे थे कनाडा से, वो सवाल भी उठाया जाएगा कि हजूर हमने पीपल्स पार्टी ने तो नहीं उनको वो हैंड ओवर किया जो 2 बंदे थे, अब आप क्या करेंगे? ये वो मेरा ख्याल है तरीका वारदात है कि जो हमारे यहाँ यूज किया जाता है, और ये बंदे उनके हवाले नहीं होंगे यूके के। जहन में रखिएगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियन इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज करेंगे, जबकि आपने एमक्यूएम को थोड़ा सा रगड़ा लगाना है, एमक्यूएम को टू मेक देम फॉल इनटू लाइन, आपने जब भी करना है फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 साल उन्होंने इस्तेमाल किए, उनकी कमजोरियां थी, ऐसे मेरा ख्याल नवाज लीग ऐसे कमजोरियां इस्तेमाल करने की ये कोशिश करेगी, और एमक्यूएम भी इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि वो आके इनके साथ कन्फ्रंट करे जैसे माजी में करती थी। अब ये वो एमक्यूएम नजर ही नहीं आती आपको कौमी असेंबली में जो कुछ अर्सा पहले होती थी, बिल्कुल लेम, बिल्कुल एक ये डुसाइल और फ्रेंडली और पता नहीं क्या कुछ हो चुकी है। इसलिए जो आज वाला सेशन होना है, तो पीपल्स पार्टी के पास बहुत बड़े मौके आ रहे हैं कि वो एक तरफ तो उन पे केसेस की भरमार हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, नैब में जा रहे हैं, वजीर आजम उनके एक्स ने गिरफ्तार होना है और डेली बेसिस पे स्कैंडल आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी बदली है, जिसका आज हमें शायद मुजाहरा नजर आया कौमी असेंबली में, एग्रेशन। अब तक उनका ये स्टाइल था कि शायद हम भी फ्रेंडली अपोजिशन कर लेंगे, लेकिन वो बात बनती उन्हें लगी नहीं है, इसलिए वो तो हार्ड हिटिंग जा रहे हैं। इमरान खान साहब साफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है रियल अपोजिशन का, उसका रोल अदा किया जाए। जिस पे कहा जा रहा था, पीपल्स पार्टी भी कहा जा रहा था जी नून लीग के साथ ही फ्रेंडली चलेंगे और खान साहब रियल अपोजिशन बनेंगे, लेकिन ये तो कुछ उल्टा हो गया। देखिए बात ये इशारा कर दिया क्लासरा साहब ने कि ये जो केसेस वगैरह बन रहे हैं, अगर आर्म ट्विस्टिंग करती है, एस्टैब्लिशमेंट करती है, या एस्टैब्लिशमेंट के जरिए ये करते हैं जो गवर्नमेंट है, तो फिर ज़ाहिर है वो कुछ जवाब तो देंगे। कोई परेशानी उन्होंने यहाँ कोई असूली मसला है, क्या मसला, क्या डिबेट करनी आज? क्या इस मुल्क में सेहत या रोटी देने या रोजगार देने पे कोई लड़ाई है किसी की? जब आप एक निज़ाम पे सारे मुत्तफिक हैं और वो निज़ाम जो है वो आपके सामने है, वो 1205 कनाल अराजी की अलाटमेंट वाला निज़ाम है हर जगह, अगर आप उसको देखें जिसमें आप मिलके खाते। तो अब बात क्या है? बात यह है जी कि वो कह रहे हैं जी केसेस बंद करें, हमें भी यहाँ जरा सांस लेने दें, और वहाँ कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चंद एक जमहूरी निज़ाम जिसे हम कहते हैं वो है, मगर एक आप पॉलिटिकल कल्चर आ गया। एक सियासत थी जो उसकी शक्ल थी कि सियासत का मकसद क्या होता है कि लोगों की जिंदगियां बदलना, मुल्क बनाना, यही था ना। अब ये नहीं रहा। अब ये कि अगर आप मेरी आम ट्विस्टिंग करेंगे तो हुजूर मैं भी ये करूंगा आपके साथ। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल ब्लैकमेल है। ठीक हो गया। चलिए हम एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, उसके बाद नाज़रीन कुछ अहम दीगर स्टोरीज हैं और उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सी अहम खबरें हैं, जॉन केरी के दौरे पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ क्लासर साहब के पास एक और खास खबर भी है कि खबर को रोकना कैसे है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले काज साहब की जाने बढ़ूंगी। काज साहब, आप कुछ बीजों का जिक्र कर रहे थे, कुछ नए किस्म के बीज लाए जा रहे हैं और वो ये भी कि वो महंगे भी हैं। ये बड़े तकलीफदेह बीज हैं
ये हमारे हमसाया मुल्क में भी आए थे बीज, और इसके बाद हमने देखा कि हज़ारों किसानों की खुदकुशियाँ रिपोर्ट हुई थी। ये जो है वो कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ने अप्रोच किया है हमारी जो मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की उसको, और उसमें उन्होंने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं ये एक ही दफ़ा क्रॉप देते हैं और उसके बाद ये बार बार ख़रीदने पड़ते हैं। फिर इनके बारे में जो अहम जो मैं पढ़ रहा था वो ये कि अभी इनके बारे में इनको बैन कर दिया गया है यूरोप के बाद मुल्कों में। रिसेंटली फ्रांस में जो है उन्होंने कहा जी कि इसके ज़रिए जो फूड बनती है वो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इवन कैंसर तक के मसाइल उसमें सामने आए हैं। लेकिन इससे बढ़कर ये कि जब आप ये बीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीज के इस्तेमाल से ये होता है कि खास किस्म की पेस्टिसाइड्स, तो फिर एक पूरी मंडी बन जाती है आपकी। और ये यही हुआ कि यहाँ पे इस तरह भी खुदकुशियां किसानों की रिपोर्ट हुई हैं कि उन्होंने पूरा साल 6 महीने जो मेहनत की थी वो प्रोड्यूस उनके सामने पड़ी थी और वो बहुत कम थी उस अखराजात से जो उन्होंने उस पर किए थे, और साथ ही दरख्त से लटक के उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये हज़ारों की तादाद में खुदकुशी हुई थी। और इसके अलावा कुछ डॉक्टर चिश्ती हैं, उन्होंने ये भी हमें बताया है कि ये जो इसके एनवायरमेंटल हैजर्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो एनवायरमेंट के हवाले से भी उन्होंने इस पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इसका कोई ऐसा हो रहा है तो, कोई अगर कुछ सोच रहा है तो पहले ये देख लें कि हमारे हमसाये में क्या हुआ था। और साथ इसको मैं जोड़ दूं, जो इंडिया में इंसर्जेंसी है 40% इंडिया पे जो इंसर्जेंसी है वो बेसिकली जो वो रजिस्ट कर रहे हैं उसी कारपोरेटाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो उसकी वजह से 40% जो इंडिया की रेट ही नहीं है वहां वो घुस ही नहीं सकते। तो ये वो मसाइल है और मेरे ख्याल में हमें बड़ा सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा। थोड़ा टेक ले लेते हैं क्लास साहब से, फिर उनकी क्लास साहब आप अगर कुछ कहना चाहें इस पे तो कह सकते हैं आपके लिए ओपन। और उसके बाद फिर आपकी, जब मैं आया था यहाँ पे जी जब मैं इस्लामाबाद में ये आया था, ये मुझे याद है 1998 में, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था काश साहब यही था GMO की या इनकी है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इनका बीज है उसी पे उस वक्त भी बहस चल रही थी और बहुत बड़ा इनका दबाव था। उस वक्त के ये फेडरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब, उनको किसी और लाइन पे भी लेंगे, उनके पास बड़ा डाटा और इन्फॉर्मेशन है मेरा ख्याल है। और मुझे याद है हम उस वक्त इसको सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करते थे, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है और इस पर रेजिस्टेंस भी थी, इस पर बहुत ये मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव था, इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी का पाकिस्तान में दबाव था कि ये जो है आप इनको आने दें। और इसकी जो सबसे बड़ी एक अहम चीज़ है जो लोगों को बताते जाए, इसका बीज एक दफ़ा यूज़ हो सकता है। आपने खरीदा है, खरीद के खेत में डाला है, नेक्स्ट टाइम आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। जिस पे ये कहा गया था गरीब लोग तो मारा जाएगा बेचारा, तो उनका काउंटर आर्गूमेंट ये देते थे कि गरीब को इतनी इनकम हो जाएगी एक टाइम से, ये जो बीज था इसकी प्रोडक्शन ज्यादा थी, यील्ड ज्यादा थी, जो इसके फेवरेट है, ये फेवर में आर्गूमेंट आता था कि यील्ड ज्यादा होने से खर्चा उसका पूरा हो जाएगा किसान का। लेकिन इसके अपोनेंट्स यही कहते थे, एक जो बात जो काई साहब कह रहे हैं इसके हैजर्ड्स हैं, बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं, जैसे दुनिया भर में कैंपेन चली, प्लस वो ये कहते थे कि हमारा किसान जो है एक दफे के बाद फिर कहां से जाके खरीदेगा बीज जो है आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड डिबेट भी है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने पड़ेंगे, फॉलो अप भी करेंगे, जफर अल्ताफ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस में मैं चाहूंगी फटाफट आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उनकी जानिब आए। जॉन केरी के दौरे की आप बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है, जरा बताइए ना क्या होने जा रहा है। आज जो स्टोरी सामने आ रही है अभी तक अगरचे फॉरेन ऑफिस का इस पे कोई हमें कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया, लेकिन आज ये चीज़ सामने आई है कि जॉन कैरी ने पाकिस्तान आने से दोबारा इनकार कर दिया। जून में आना था, इस वजह से नहीं आया कि नई हुकूमत बन जाए फिर आएंगे। अब उन्होंने ये कहा है, जो नाराजगी कन्वे की गई है कि आपने या पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को कहा गया है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन थी लीक कर दिया कि जॉन कैरी पाकिस्तान कब आएंगे, तो ये लीक करके आपने उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ किया है, लिहाजा ये इस तरह की डेट्स जो हैं, इस तरह के अनाउंसमेंट आपको नहीं करने चाहिए थे। सो एक ये बड़ा स्ट्रेंज किस्म का मेरा ख्याल है इल्जाम या ये एक्सक्यूज सामने आ रहा है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको आप अपने विजिट को वो किया। वो तो कहते हैं इसको नाराज है अमेरिका पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट से, क्या कोई मसला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑफकोर्स जॉन कैरी को वैसे पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है। वो एक अच्छे, हमेशा उन्होंने माजी में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए जहां मुश्किलात रही हैं, जो उनका ये पाकिस्तान का अपोनेंट ग्रुप है वहां पे कांग्रेस में, तो जॉन कैरी ने तो हमेशा ये कैरी लूगर बिल देख रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इमदाद मिलते, $7.7 बिलियन मिलते, तो उसमें ये कैरी साहब शामिल थे। गुरेज उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि आपको ये डेट्स नहीं देने चाहिए थी, आपको नहीं बताना चाहते किस टाइम पे, किस वक्त पे, किस दिन वो आएंगे, कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती। अभी भी उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, ईद से पहले दोबारा कोशिश करेंगे कि वो आकर विजिट करें पाकिस्तान को। लेकिन अगर आपने फिर इसकी डेट्स जो हैं, टाइम ऑफ अराइवल और सारी चीज़ें, आपको पता है पाकिस्तान में जो कॉमन चीज़ें हमारे लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन दुनिया भर के लिए उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये खिता जो है इसमें अच्छे खासे अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिका के दुश्मन भी हैं, अमेरिका के दोस्त भी हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप इन डेट्स को ओपन करें। वो ये चाहते हम किसी दिन जहाज लेकर उतरे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, इसके अलावा मीडिया को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। ये वो रीजन बनी है जो सामने आ रही है। बड़ी अच्छी की है, तो उससे मुझे आपकी दूसरी स्टोरी याद आ
गई है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए, और इसी तरह का कुछ जिक्र आप कर रहे थे कि वो इत्तला तक रसाई का बिल भी लाया जा रहा है कि रोकनी कैसे। बिल्कुल बिल्कुल समीना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं रिपोर्टर हूँ, काजी साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ एक बहुत बड़े डेस्क पे इतना अर्सा काम किया, खुद बहुत बड़े जर्नलिस्ट है। एक आज पेश हो रहे कामिल अली आगा साहब है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, और कामिल अली आगा साहब बड़े दबंग किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़ी खूबसूरत तकरीरें करते हैं। मैं तो उनका फ़ैन हूँ, वन ऑफ मतलब फैंस में आप उनका कह लें। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि कामिल अली आगा साहब जैसे एक समझदार एक सीजन पॉलिटिशियन ने ये किस तरह के बिल की मंजूरी देने की उन्होंने कहा जी दे दें और कर दें, कुछ चेंजेस की थी। ये कहा साहब मेरे पास कुछ 10-12 पेजेस हैं जो आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन में पेश किए जा रहे हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भेजे हैं। यकीन करें कि मुझे तो इस बिल के तहत एज ए रिपोर्टर, एज ए कॉमन सिटीजन, इसमें रिपोर्टर के लिए तो नहीं कोई जाके इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये पूरी कोशिश की गई है कि आपको इसके तहत कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की ये तरीका वारदात है। इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें क्लासीफाइड कर दी हैं कि आपको नहीं मिल सकती, नहीं ले सकते। वो जो कहते हैं बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल सकती। आपको जो ये डिप्लॉयमेंट ऑफ ये डिफेंस फोर्सेज, डिफेंस इंस्टॉलेशन या इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें वो नहीं मिल सकती। चले ये बात समझ में आने वाली है, ठीक बात है। इसी तरह इंपॉर्टेंट आपको कैबिनेट की प्रोसीडिंग का नहीं पता चल सकता, आपको मिनट्स का नहीं चल सकता, आपको CCI के इजलास करते हैं वो पता नहीं चल सकता, आपकी NEC बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है आपको उसका नहीं पता चल सकता। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि अगर फेडरल हुकूमत ये किसी रिकॉर्ड को चाहे क्लासीफाइड डिक्लेयर कर दे वो भी नहीं ले सकते। और भाई फेडरल हुकूमत तो जब चाहे जिस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाइड कर दे हम और आप इस पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, प्लस वो कहते हैं कि जो आपकी पब्लिक बॉडीज की या किसी बंदे की पर्सनल प्राइवेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं मिल सकते। सो ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है कि आपको क्या चीज ये नहीं मिल सकती। ये बिल बेसिकली इसका मतलब तो क्लासेस साहब मुझे कुछ यूं लग रहा है कि जो प्रेस रिलीज मिले वो चुप करके आप छाप दें और कुछ इसके अलावा एग्जैक्टली और इससे ज्यादा खबरें तो हम खुद निकाल के ले आते हैं। ये मेरा ख्याल है रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि सहाफी किसी डिपार्टमेंट में ना जाएं, वो किसी मिनिस्ट्री में ना जाएं। एक ग्रेड 19 का ऑफिसर बनाया जाएगा, उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है कि आपने एप्लीकेशन देनी है, फीस देनी है, फिर आपने 30 दिन इंतजार करना है, 30 दिन के बाद वो नहीं देता। इस पर बात कर लेते हैं। गाय साहब पहले कहा जाता था कि नून इस पर थोड़ा सा प्रोसेस में अगर एक समीना थोड़ा सा बता दूं ताकि वो है कि 30 दिन आपने जान एप्लीकेशन देनी है, आपने फीस देनी है, नहीं हुआ फिर 10 दिन बाद दोबारा एप्लीकेशन दें, उसके बाद वो फिर इंफॉर्मेशन नहीं देता, सेक्रेटरी साहब को दें वो फिर नहीं दे रहे, तो फिर उसके बाद आप उस पे जाएं, ये टैक्स मौसम के पास जाएं या वफाकी मौसम के पास जाएं, वो नहीं दे सकते, फिर आप घर जाएं। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन उनको लगा या अफसर को ये लगा कि इंफॉर्मेशन ठीक नहीं मांग रहा, वो 10,000 रुपए जुर्माना भी कर सकते हैं आप पे। ये किस चीज का मतलब है? ये इंफॉर्मेशन आप हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कामिल अली आगा साहब माशाल्लाह बड़े समझदार बने। मैं खुद भी यही राय रखता हूँ, बड़े माशाल्लाह सीजन आदमी हैं। ये बताएं कि ये इस दौर में अब कौन रोकेगा खबर? जहां पे स्नोडन जो है वो उसने उड़ा के रख दिया सारी NSA को, जहां पे विकीलीक्स वाला जो है ले लिए विकी हैं जी, ये 13 अरब इंफॉर्मेशन अमेरिकन ले गए हमसे, जो आपने स्टोरीज की 13 अरब का वो डाटा हमसे ले गए हैं, तो चोरी कर गए। ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया है, इस पे आप कैसे रोक सकेंगे? तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक बचकाना सी हरकत होगी अगर इस तरीके से इसका नाम फिर रखते हैं इतलात तक अदम रसाई का बिल रखते हैं इसका नाम। मेरे ख्याल में क्या काजी साहब आपने ये है ना डेस्क पे न्यूज रूम में काम करने का ये तजर्बा जो आपने क्या इतलात तक अदम रसाई का बिल, इसका यही होना चाहिए कि इतलात तक अदम रसाई का बिल। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1 महीने पहले दरखास्त लेके जाएं, एक उनके हुजूर दरबार में पेश हो, उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 10 दिन का, और फिर वो मुबलिग 10,000 रुपए जुर्माना भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में साफी बेचारे की पता नहीं इतनी तनख्वाह भी और अगर चाहें, अगर काजी साहब अगर वो चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट को क्लासिफाइड भी कर दें कि भाई सारी ये क्लासिफाइड है। वही आपने बड़ा खूबसूरत कहा, ये उसकी अदम इंफॉर्मेशन एक्ट है कि रोकना कैसे है कि इतलात को। और आप वाली बात कि किस दुनिया में रहते हैं अमेरिकन ने 13 अरब का डाटा इंफॉर्मेशन हमसे वो चोरी करके ले गए। आप इस तरह बुसीदा किस्म के आप डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, बहस हो रही है, हम ये रोकेंगे, ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता। कहा जा रहा था कि नून लीग जो है वो इतना टेम्परामेंट नहीं रखती है कि वो मीडिया को इतनी लिबर्टी दे सके, इतनी फ्रीडम दे सके। तो क्या ये मीडिया पे कदगन लगाने की सारी सूरत हाल आपको लगता है इशारा ये उनसे पहले का है समीना? ये तो किबला जो किया जा सकता है, ये उनसे पहले का बन रहा है। ये जिन मेंबर पार्लियामेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो मुस्लिम लीग नून के नहीं है ना, ये तो काफ के हैं। मैं वही कह रही हूं ना कि इशारा कहीं वहां से तो नहीं मिला। लेकिन काजी साहब ये इंफॉर्मेशन रोकने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये भी तो पावर में रहते हैं। इनके तो एक्ट ऑफ मिशन कमीशन है, कौन चाहेगा इसमें? जो मैं अगर सेनेटर के नाम का आपको मैं गिनवा दूं, हर पार्टी से ताल्लुक है। डॉक्टर इसमें सईदा इकबाल हैं, सेनेटर सईद गनी साहब हैं, फैसल रजा आबदी साहब हैं, फरहतुल्लाह बाबर साहब हैं, फरह अकील हैं, ये शरीला मलिक साहब हैं, नजमुल हसन हैं, अच्छा परवेज रशीद साहब वजीर के तौर पर, ये जफर अली शाह साहब है, रुबीना खालिद साहब है, ये सारे मीटिंग में शरीक होंगे। ये तो पावर में रहते हैं, इनको तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इनको तो देखिए ना, इतना तो आप अप्रिशिएट करें ना, किसी बात पे तो इजमा हुआ
किसी जगह तो ये यूनाइटेड चले हो गए ना। इत्तेफाक तो। अपने मफाद की बात पे कर लेते हैं काजी साहब, आपसे पूछे बगैर, अच्छा मुझसे पूछे क्लासेस बगैर साहब, खुद कर काजी लेते हैं, साहब तो बड़े हमारे समझदार प्रोग्राम का हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है और मुख्तसरन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। महमूद साहब इस्लामाबाद से, जी फौरन से कहिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। जी वालेकुम। क्लासरा साहब, जी, मैंने वालेकुम ये आपके नोटिस में एक चीज लानी थी, काइंडली अगर इस पे आप थोड़ा सा काम कर लें कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है और पॉलिटिशियंस है, जब अपने एसेट्स डिक्लेयर कराते हैं और उनमें अपने घर या अपनी जमीनों के वो पैसे लिखवा लेते हैं, कीमतें, कि एक कनाल कोठी है उसकी कीमत 15 लाख रुपए है, जबकि एक्चुअल ऐसा होता है कि वो करोड़ों में होती है। तो आप कुछ इस पे काम कर दें कि और हुकूमत को सजेस्ट कर दें कि कोई ऐसा लॉ ले आए कि आपने जो एसेट डिक्लेयर कराए हैं उस पे जो है ना, अगर वो मार्केट वैल्यू से कम है तो वो हुकूमत जब्त कर सकती है। तो इससे मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद कुछ ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका महमूद साहब। और महमूद साहब की बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन सारा इस्लामाबाद जो इसी तरह का चला है। कागजों में जाके देखे, महमूद साहब ने सही कहा है कि तमाम कागजात जो 10 करोड़ की कोठी है वो 2 करोड़ रुपए की दिखाई गई है, ताकि इनको फीस ना देनी पड़े जो आपको इसको ट्रांसफर फीस देने के लिए, या इतने बड़े घपले। पूरा इस्लामाबाद जो है आपका वो इसी तरह का हरकतों पे चला। कोई घर उठा के देख लें, 10 करोड़ का घर 2 करोड़ या 1.5 करोड़ में करके आपने वहां पे फीस बचाते हैं। यकीनन एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, इस पर हम अगर आप चाहेंगे तो अलग से प्रोग्राम करेंगे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। क्लासेस साहब, सईद काजी साहब, आपका शुक्रिया। आपका भी नाज़रीन शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।